नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीमा सिंह। प्रेरणा, संवेदना और जीवन की सच्चाइयों से भरी हिंदी साहित्य की कहानियों के साथ आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शीर्षक है दिल ने हजार बार रोका टोका। लेखिका हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज की प्राध्यापक सविता पाठक जी। तो चलिए सुनते हैं कहानी दिल ने हजार बार रोका टोका। आसमान से बादल उतर आए थे। जैसे पौराणिक फिल्मों के देवताओं के चरणों में बादल लौटते रहते हैं, वैसे बादल मेरे पाँव को छूकर सहला रहा था। हम लोग थोड़ी दूर गए तो बादल ने हमें लपेट लिया। हल्का नम सा ये कुहासा जैसे दुलारने आया हो। ये आलिंगन बहुत सुंदर था। मैं वास्तव में भीग गई थी। ये भीगना बाहर से नहीं था, मैं भीतर से भीग रही थी। अकड़ी जकड़ी भावनाएं नरम पड़ रही थीं। मैंने उनका स्वागत करने के लिए अपने बालों का रबर बैंड निकाल दिया, अपने सिर पर उंगली फिराई और बालों को छोड़ दिया कि लो तुम भी उड़ लो आज। लोग कहते हैं कि जगह के हिसाब से इंसान की भाषा बदल जाती है। भाषा का व्यवहार जगह से भी तय होता है। शायद अंग्रेजी में उसको प्राग्जेमिक्स कहते हैं, यानी एक ऐसा संवाद जिसकी भाषा कहीं रह रहे लोगों, उनकी चीज़ों की दूरी नज़दीकी से तय होती हो। प्राग्जेमिक्स वाली बात मुझे अच्छी लग रही थी। रास्ते में बिछी बेंच बिना कहे बैठने के लिए कह दे रही थी और वर्षा शालिका मछली के शल की तरह पीठ लिए अपने भीतर बैठने की दावत दे रही थी। इस स्थान पर कोई नहीं था जिसे मैं अपनी पहचान का कहती, और जो कुछ था वो मेरा कोई नहीं था, यानी वो होकर भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता था। रास्ते में कोई आते जाते हल्के से अपनी टोपी उठाता है। अंदाज अंग्रेजी का है पर अच्छा लग रहा है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ लोग मन बदलने के लिए आते हैं। वैसे मुझे संदेह है कि मन बदलता है। मन क्या तात्कालिक तौर पर कोई स्वाद है जो बदल जाए? लेकिन ये संदेह भी संदेह में बदल गया है जब यहाँ आकर मन का स्वाद थोड़ा बदल गया। प्राइमरी सेक्शन में पिछले 20 साल से टीचर हूँ। नई तरह की टीचर नहीं हूँ, पुरानी टाइप वाली बहन जी हूँ। आंखों पर एक थोड़ा मोटा चश्मा चढ़ा है। चश्मा पिछले 30 साल से लगातार लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों की ट्यूनिंग नहीं बन पाई है। कुछ भी ज़रूरी बात हो या कोई ख्याल, बिना चश्मा उतारे आता ही नहीं। देखने सुनने में ठीक ठाक लगती हूँ, वैसे देखना दिखाना तो नज़र की बात है। चश्मे की तरह मेरे पति से भी मेरी ट्यूनिंग नहीं बन पाई है। 25 साल से हम साथ हैं, लेकिन हर ज़रूरी मुद्दे पर बिना अलग हुए मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन बात चश्मे जैसी भी नहीं रही। पति नाम के चश्मे ने तो दुनिया अलग बसा ली है। ये बात उसने मुझे एक दिन में नहीं बताई। पिछले 3 साल में मेरे कम अक्ल दिमाग में ये बात तब समझ आई जब उसने साफ साफ कहा कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अब भला मैं क्या करती? अगर किसी के दिल से उतर गए हो तो मैं सीढ़ी लगाकर चढ़ तो नहीं सकती। मुझे तो उतना अच्छा खाना बनाना भी नहीं आता है कि पेट के सहारे दिल में जाकर बैठ जाऊं। वैसे मर्द के दिल का रास्ता पेट से जाता है, ये वाला आइडिया मुझे जमता नहीं है। मैंने तो बाहर जाने में भलाई समझी। जितनी देर समझने में लगाई थी, अगर उतनी देर बाहर जाने में लगाती तो बड़ी बेइज्जती की बात थी। तो इस तरह से मैं निकल गई। अरे अभी दिल के दरवाजे से बाहर निकली हूँ, जाते समय उनके दिल का ताला चाबी भी वकील साहब को पकड़ा दिया कि ये लो अपनी लकुट कमरिया, बहुते नाच नचायो। 1 अप्रैल को 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी। आपको लगेगा कि मूर्ख दिवस पर शादी हुई थी। नहीं जी, पंडित जी ने साइत इसी दिन की निकाली थी। तब से 1 अप्रैल को मुझे शहर से बाहर रहने का ही मन करता है। आपको बता दूं कि 25 साल की शादी में मियाँ मुल्तान और मियाँ सुल्तान की माँ होने के चलते गद्दी नशीन भी हूँ, और इनकी परवरिश का ठिया भी मेरे सिर खुशी खुशी फूटा है। आप कहेंगे कि ये कैसे नाम हैं? अब हैं तो हैं। जब मुझे प्यार आता है तो यही कहती हूँ। मियाँ मुल्तान तो पिता की छाया है। उनकी शक्ल सूरत देखकर तो कोई कह सकता है कि भगवान ने डीएनए रिपोर्ट का प्रिंट आउट भेज दिया है। वैसे वो दिमाग और चाल चलन से भी बदस्तूर अपने अब्बा हुजूर, दिल पर न लीजिए, अपने पिताश्री पर ही चले गए हैं। वहीं हमारे मियाँ सुल्तान अपने माँ बाप दोनों की जागीरदारी चाहते हैं। उनकी दिली ख्वाहिश यही रहती है कि माँ पिताश्री के राज में विलय कर दे। कभी कभी उनके दिल में यह भी चलता है कि माँ कोई छोटी मोटी जमींदारी से क्यों नहीं खुश रहती है। वो तो हमको समझाते हैं,
माँ, तुमको माइक्रो मैनेजमेंट करने को मिल रहा है तो करो। हम हींग की डिब्बी, धनिया, जीरा और पिसा काला नमक सही शीशी में रखते हैं, फिर रखते हैं, लेकिन हमको माइक्रो मैनेजमेंट वाली बात बहुत जमती नहीं है। प्राइमरी में पढ़ाते पढ़ाते मेरा मैक्रो मैनेजमेंट जाग जाता है और भोपा बजने लगता है। लेकिन इस भोपा सुर में भी मुझे पल्ले नहीं पड़ा कि आप वकील साहब के दिल से बाहर जा चुकी हैं। उनके दिल में कोई और आकर विराजमान हो चुका है। देखिए, बात यह है कि हमारे जैसों की शादियों में जैसे आई लव यू के मौके बहुत कम आए, वैसे ही दिल से निकल चुकी हो कि साफ वही भी कम रही। दोनों ही बातों को मैं बड़े देर से ही समझ सकी। मियाँ मुल्तान कॉलेज में पढ़ते हुए रियासत संभाल रहे हैं और मियाँ सुल्तान स्कूल जाते हुए घर के हालात में उलझे हैं। हम हैं कि हमने ज़िंदगी की नई बागडोर थाम ली थी। माइक्रो और मैक्रो मैनेजमेंट करते हुए देश की जनगणना और चुनाव तक करवाते रहते हैं। हुआ ये कि वो दिन आने वाला था, वही 1 अप्रैल का। अब घर पर रहकर खुद को बेवकूफ़ बना तो सकती नहीं। वैसे भी कोई जानबूझकर बेवकूफ़ थोड़ी बनता है, वो तो कोई बनाता है। वो भी एक कला होती है, बेवकूफ़ बनाना और बनना। अब तो वो विलक्षण कला लुप्त हो गई थी। खैर, मैंने तय किया कि मैं भी इस दिन को कुछ अलग तरह से मनाऊंगी। मियाँ सुल्तान ने कहा कि माँ, तुम जहाँ जाओगी मैं भी साथ चलाऊंगा। मैंने सोचा कि शिमले चलते हैं, तो इस तरह हम दोनों रात की एसी बस से शिमला निकल गए। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले यात्रा नहीं की है, लेकिन पहले की यात्रा में ये तो होता था कि हाँ जी बैठ गई हूँ, हाँ जी उतर गई हूँ। अब तो किसे बताना कि बैठ गई हूँ या उतर गई हूँ। खुद को समझा रही थी, होता है, आखिर आदत जाते जाते जाती है। हमने भी शाही होटल बुक किया था। उसका एक हिस्सा गिर चुका था, लेकिन दूसरा हिस्सा इमारत बुलंद थी, किनारे लगा रहा था। हमारा होटल माल रोड से काफ़ी दूर था। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ बहुत पुराना होटल था। फर्श लकड़ी की थी और छत भी लकड़ी की। कमरे में आतिशदान और कोट टांगने वाली लोहे की खूंटियाँ लगी थीं। रात में जब खिड़की खोल दी तो लगा कि आसमान के सारे तारे हमारे कमरे में आ गए हैं। जब उनको गौर से देखने लगी तब तक बादलों ने उन्हें छुपा लिया। वैसे मेरे दिमाग की तरह वहाँ भी खुलना और बंद होना चल रहा था। हम और सुल्तान, चलो असली नाम बता देती हूँ, सौंफ कुमार। अब ये ना कहो कि कैसा नाम रखा है। मुझे पहले से बिना बात के, बिना किसी रंग गंध रूप के नाम अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा नाम बेला उपाध्याय है और बेटों का नाम फिटकरी और सौंफ है। वैसे ये नाम है नहीं, लेकिन क्या करूं। एक का नाम शिवाय है, दूसरे का शिवांश। अब आपको थोड़ा नॉर्मल लग रहा होगा। प्रेम में भगवान कृष्ण की माँ ने कितने नाम रखे, तो क्या मुझे अपने बेटों से प्यार नहीं? तो भला मैं क्यों ना ढेर सारे नाम रखती। बड़ा बेटा मुझे समझ नहीं आता, इसलिए उसको फिटकरी कहती हूँ। समझ नहीं आता तो क्या ये नहीं जानती कि वो कितना प्यारा है, कितना कारगर है। दूसरा मुझे मीठा मीठा महकता है, इसलिए वो सौंफ कुमार है। तो हुआ ये कि हम और सुल्तान अगली सुबह सड़क पर चलते चलते दूर निकल आए। देवदार के पेड़ों के घने साए के बीच हम दोनों चलते जा रहे थे। बीच में लाल रंग के बुरांश के पेड़ों ने छुपकर हमको देखा। हम ठहरे बेला कुमारी देवी, बिना चखे फूलों को भी कैसे महसूस करते। हम तो गुलमोहर की एक एक पंखुड़ी का स्वाद जानते थे। बस बुरांश के फूलों का स्वाद लेना शुरू कर दिया। सुल्तान मियाँ ने हमें विज्ञान की याद दिलाई। अजनबी फूलों फलों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमने भी अपना सहज ज्ञान याद दिलाया। अजनबी को जानेंगे कैसे अगर चखेंगे नहीं। और फिर हम दोनों वहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए अभी बताती हूँ। एक छोटी सी बाजार जैसी किसी बनिए ने नहीं, किसी चित्रकार ने बनाई हो वो जगह ऐसी थी। हम दोनों पर थकान हावी हो गई थी। वहीं हमारी, सही कहो तो मेरी नज़र चली गई। ये वो खाने की दुकान थी कि कोई 200 साल पहले के राजा की रसोई। कैसे तो हंडे बटुले, कलछी, परात और दंदनाता चूल्हा था। पूरी दुकान तो रही, दमाऊ और मंजीरे से सजी थी। एक परात में बुरांश के फूल और बेला तैरते हुए लाल सफ़ेद स्वाद और सुगंध की जुगलबंदी कर रहे थे। एक तरफ काउंटर तो दूसरी ओर दंदनाता चिट चिट की आवाज़ करता जलता चूल्हा था। हमारी तो नज़र वहीं टिक गई। तब तक मेरा ध्यान दुकानदार पर नहीं गया था। आ जाइए। जी, मेरे मुंह से निकला। हाँ जाइए, पिछले 4 लाख साल से ये जगह आपका इंतज़ार कर रही है। मुझे हंसी आ गई।
अजी मेरा इंतज़ार तो कोई 4 दिन तो क्या 4 घंटा ना करे, आप तो 4 लाख साल बता रहे हैं। दुकान वाला बदले में हंसा नहीं, हल्के से मुस्कुरा कर बोला, क्या इंतज़ार वही होता है जो दिखाई देता है? गणेश जी ने 4 लाख साल पहले कुछ लिखा था और हम तब से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा दिल धक से रह गया। इतना फ्लर्ट? कोई नहीं, सही है ना, कोई तो कर रहा है, क्या जा रहा है। आइए, बताइए क्या लेंगी। मैंने कहा चाय पीऊँगी। मैं उस जगह पर सम्मोहित थी। उसने मेरे हाथ पीतल के लोटे में जल डालकर धुलाए। सुल्तान को भी बड़े प्यार से बैठने के लिए कहा। मेरी मेज पर एक तश्तरी में बेला के फूल और बुरांश की पंखुड़ियों को लाकर रख दिया। फिर एक लड़के से कहा, चाय बनाना। क्या देख रही हैं, आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना? मत कीजिए यकीन, लेकिन यहीं रहिए ना थोड़ी देर। ये बार बार आप कहीं और कहाँ चली जा रही हैं? वैसे वो सही कह रहा था। मैं तो फ़ोन पर बीच में प्राइमरी टीचर्स के लिए आई फाइलेरिया के टीके की गणना के लिए आई ड्यूटी का नोटिस देख रही थी। पूरी दुकान फूलों की सुगंध से भरी थी। उसने एक लड़के को, सुल्तान को, पुराने ज़माने के बर्तन देखने में लगा दिया। वो मेरी मेज के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। मुझे अपने साथ चाय पीने का मौका दीजिए। चाय आ गई थी। पीतल की गिलासी पीतल की कटोरी में रखी थी और छोटी सी पीतल की तश्तरी में गुड़ की छोटी छोटी डलियाँ थीं। एकदम वैसी तश्तरी जैसे भगवान को भोग लगाने के लिए लोग रखते हैं। मुझे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन दुकान आगे से खुली थी और दुकान के भीतर कोई दरवाज़ा नहीं था। वहाँ पर्याप्त रोशनी थी और सामने एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे घाटी की ताज़ा हवा सब कुछ छूकर अपने होने को बता रही थी। हम क्यों नहीं वहाँ होते जहाँ होते हैं, उसने कहा। लीजिए चाय पीजिए, आराम से पीजिए। क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ। हाँ, हम भी आपको देख रहे हैं। हमारी दुकान की हर चीज़ आपको देख रही है। ये ढोल दमाऊ और तो रही, ये पहाड़ और ये हम सबके बीच हवा, सब कुछ आपको देख रही है। जानती हैं, कुछ भी सजीव निर्जीव नहीं है। हम इंसान उन्हें 2 भागों में बांट कर देखते हैं, लेकिन वो तो बटे नहीं हैं, एक दूसरे से बनते बिगड़ते हैं। एक निर्जीव जीव सजीव बनाती है और कोई सजीव किसी को निर्जीव बना देता है। वो बोल रहा था शांत प्रशांत मुद्रा में। मैं बदले में सिर हिला रही थी और चाय पर फोकस करो खुद से भी कह रही थी। हमारे यहाँ खाना ज़रूर खाइएगा, हमारी रसोई धन्य हो जाएगी। यकीन मानिए, मैंने तो ऐसे बोलते हुए भी किसी को नहीं सुना था। मुझे लगा कि इतना बादल बादल है, कहीं मेरा किसी देवी आदि के रूप में कायांतरण तो नहीं हो गया है। कहाँ हैं आप? यहीं रहिए, यहीं इन फूलों को देखिए, इस हवा को महसूस करिए, इस चाय को, इसमें मिली पहाड़ी अदरक के स्वाद को गले से उतरते महसूस कीजिए। आपके लिए गणेश भगवान ने ये लिखा है। आप क्या कोई ज्योतिषी हैं या धार्मिक गुरु हैं? मैंने पूछ ही लिया। कुछ भी नहीं, सिर्फ दुकानदार हूँ। पहाड़ी खाना बनाता हूँ, सदियों पुरानी विधि से खाना बनाता हूँ। सदियों पुराने बर्तन ढूंढ कर लाता हूँ, उसमें खाना परोसता हूँ, सिर्फ उन्हें जिनके नाम मेरी किताब में लिखे हैं। मैं मुग्ध थी। वाह, मेरी ऐसी प्रतिष्ठा। गुड़ की डली के पास श्यामा तुलसी की 2 पत्तियाँ रखी हुई थीं। चाय हो गई, आप घूम आइए, लौटते समय खाना ज़रूर खाइएगा, तब तक कुछ और पकवान बन जाएगा। मैंने देखा कि चूल्हे पर 2 लोग अलग तरह के बर्तन चढ़ाकर कुछ भून रहे हैं। ठीक है, कितने पैसे हुए? कोई ज़रूरी है पैसे देना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ज़रूरी है। पैसे देकर मैं फ्लर्टरी का पटाक्षेप करना चाहती थी। 25 रुपये दे दीजिए। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। 2 कप चाय, वो भी भर गिलासी, ऐसा दैवीय स्वागत सत्कार, और सिर्फ 25 रुपये। मैंने पैसे दिए। लौटते वक्त ज़रूर आऊँगी। आप ज़रूर आएंगी, ये तो 4 लाख साल पहले ही लिखा हुआ है। हम और सुल्तान बाहर निकल आए। उसके बाद 2-2.5 घंटे तक मैं उसी खुमार में रही। देवदार के पेड़, नागपुष्प, सुनुकी और काली घटाएं सब कुछ मेरे लिए हैं। हवा बस मुझे छूने के लिए बह रही है। ऐसा विशिष्टता बोध तो मुझे 25 साल पहले 1 अप्रैल को भी नहीं हुआ था, जब मेरा स्वीटी ब्यूटी पार्लर से मेकअप हुआ था और जयमाल के समय मैंने किराए पर मैरून कलर का लहंगा पहना था। हम माँ बेटा गाते गुनगुनाते जंगल के रास्ते पर बढ़ते रहे। वहीं पर पहाड़ी के एक पॉइंट पर किसी ने एक रेस्तरां शुरू किया था। वो खुशी के मौके पर यात्रियों को मुफ्त में कढ़ी चावल खिला रहे थे।
आज क्या हो रहा है? सुल्तान ने भर पेट कढ़ी चावल खाया। मैंने भी थोड़ा सा कढ़ी चावल खाया। यहाँ तक घुमक्कड़ी करने वाले कम ही थे, तो दानदाता बहुत ही सहृदयता से भोजन करा रहे थे। अब हमारी वापसी की बारी थी। अब तो वादा था कि आऊँगी, खाना आपके यहाँ खाऊंगी। लौटते समय वापस वहाँ पहुँच गई। अब की बार मेज पर तरह तरह के पत्ते पर बेला के फूल सजे थे। आइए। उन्होंने पहले हमारे हाथ पीतल के लोटे के जल से धुलाए, फिर एक लोटा पानी मेज पर रख कर कहने लगे, लीजिए, ये साधारण पानी नहीं है, ये शिलाजीत अवशोषित जल है। हमारे पुरखे यही पीते थे। वैसे ये शिलाजीत जैसे पदार्थ या कि द्रव राम जाने मुझे बड़े ही मर्दाना टाइप लगते हैं। पता नहीं मुझे दुनिया में मुझे क्या क्या न जाने क्या लगता है। मेरे मुंह से निकला, नहीं जी, मैं तो अपनी बोतल का ही पानी पीऊँगी। कितना आशंकित रहती हैं आप, उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा। फिर उसने सुल्तान से कहा कि बेटे, आप उस तरफ दूसरी मेज की ओर जाकर बैठ जाइए, मुझे आपकी माँ से कुछ बातें करनी हैं। सुल्तान के भीतर उसका बड़ा भाई मुल्तान जागा और वो उसकी आंख में जाकर कौंध गया। दुकान वाला समझ गया। उसने दोबारा बड़ी नरमाई से कहा, अरे मित्र, वहाँ उस मेज पर आपके लिए एक पुस्तक रखी है, एक बार उसको पलट कर तो देखिए। सुल्तान थोड़ा सहज हो गए और वहाँ जाकर बैठ गए। मैंने दुकानदार की ओर देखा और थोड़ा सचेत हो गई कि देखो आगे क्या करता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरा एंटीना घूमता। अपनी हथेली खोलिए, बस ये कथा बाचेगा, मेरे दिमाग ने कहा, लेकिन उसने मेरी हथेलियों को देखकर बस इतना कहा कि कितनी सुघड़ हथेलियां हैं। हाय, मैं तारीफ की भूखी, मेरी आंखों में उसके लिए शुक्राना चमक गया। वो बोलने लगा, जिंदगी बड़ी अजीब है, जब हमारे हिस्से का कुछ मिलता है तो हम उससे रूठे बैठे रहते हैं। ये मान सम्मान और प्रेम आपके हिस्से का है। आप सबसे ऐसे बोलते हैं? मैंने पूछा। हाँ, उन सब से जिनके लिए गणेश जी ने लिखा है। तब तक हमारे भोजन की थाली आ गई। वो थाली नहीं थी, वो परात था, पीतल का विशालकाय परात जिसमें 36 तरह की कटोरियाँ थीं। अब आप चाहे तो जो कहो, लेकिन मेरे दिल का रास्ता पेट से होकर नहीं जाता है। वैसे भी पेट में कड़ी चावल अभी उपस्थित थे, वो भला किसी पकवान को इतनी जगह कैसे देते। इस विशालकाय थाली में विविध प्रकार की सब्जियां थीं, पहाड़ की विविध प्रकार की सब्जियां और चिलगोजे की खीर। हमारे राजा खाते थे ये खीर। वो मुझे सब्जियों के नाम बता रहा था। वैसे मुझे ये बात पता थी कि कैसे पूरा दिन औरतें चीड़ के फलों में बीज ढूंढती थीं। मैंने परात से साग की एक कटोरी निकाली। बामुश्किल मैंने आधी मड़ुए की रोटी खाई। मेरे दिमाग में पहाड़ी खाने के नाम पर थिचोड़, और थिचोड़ ना सही तो चौलाई या लिमड़े का साग और मड़ुए की रोटी थी। लेकिन यहाँ तो क्या क्या था। लेकिन मैं तो कोई राजा नहीं ना कि इतना खा लूँ। मेरी तो इतना खाना देखते ही रही सही भूख भी मर गई। ना मालूम क्यों एक ब एक मेरा वहाँ से जी उचट गया। सुल्तान ने तो भर पेट कढ़ी चावल खाया था, उसने जरा सा खाना चखा। कर्महीन नर पावत नाही, वैसे मेरे मामले में नारी पावत नाही। मैं क्या जानती इतने तरह के भोज का स्वाद। बंधवा देता हूँ। ना ना ना, रहने दीजिए। वैसे भी मैंने हाथ में ये रोटी और इस कटोरी का साग लेकर खाया है, बाकी सुच्चा है। वो मुस्कुराने लगा। थोड़ा सा मीठा ले लीजिए। देसी घी में लिपटा गुड़ और आटे की कटोरी उसने आगे बढ़ाई। मुझे यज्ञ की समिधा जैसा कुछ महसूस हुआ। फिर आऊँगी तब खाऊंगी। फिर कब आओगी? 4 लाख साल बाद? मुझे हंसी आ गई। बताइए कितने पैसे हुए? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कहाँ चली जाते हो आप बार बार? अगली बार आपके यहाँ ज़रूर आऊँगी। अगली बार? जो एक बार आकर नहीं रुकता वो अगली बार नहीं आता है। कहाँ हैं आप? अरे मैं यहीं हूँ, बताइए कितना पे करना है? उसने कहा, ये तो दीवार पर लिखा है। मैंने दीवार की ओर देखा। यकीन मानिए, काउंटर के पीछे की दीवार बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एक थाली पहाड़ी भोजन का मूल्य 2000 रुपये है। सब कुछ बहुत बड़ा लिखा था। हाय, मेरे तो दीदे फूटे थे। ढोल देखा, दमाऊ देखा, फूल देखा, पत्ती देखी, लेकिन थाली का दाम ना देखा गया। मैंने उसकी ओर देखा। वो वैसे ही शांत प्रशांत बना मुस्कुरा रहा था। ऑनलाइन पे कर सकती हो? हाँ करती हूँ, पर ये तो ज़्यादा है। वो फिर मुस्कुराया। मैं कुछ कम दे दूँ? कह के मैंने 1600 रुपये ट्रांसफ़र किए। उसने मेरी ओर देखा। हाँ, कोई बात नहीं।
उसके बाद उसने ताजे रस भरे लौंग और मिश्री की डली वाली तश्तरी आगे बढ़ाई। मैंने किसी शॉक्ड हालत में उसमें से एक लौंग लिया और मुंह में डाल लिया। आना फिर आना। मैं और सुल्तान दोनों दुकान से भागे। तब तलक फिर से घटा छा गई। कुहासे ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों जाकर एक वर्षा शालिका में बैठ गए। आसमान से फुलझड़ियों जैसी बिजली कड़क रही थी। कभी बिजली आसमान से धरती पर आकर टकराती तो कभी लगता धरती से बिजली फूटकर आसमान जा रही है। रोशनी पहले आती और आवाज़ बाद में आ रही थी। मुझे हंसी आ गई। 1 अप्रैल, तो मुझे ऐसा देवी टाइप फीलिंग करा के क्यों धोखा देते हो? पारंपरिक शैली से थोड़ा हटकर स्वगत में लिखी सविता पाठक जी की ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सविता पाठक जी समकालीन हिंदी कथा साहित्य की सशक्त रचनाकार हैं। उम्मीद है आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।